और खबर आ रही है मेरठ से, जहां वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर ने अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सुझाव साझे किए हैं। डॉक्टर तोमर का कहना है कि अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसे सही सतर्कता और उपचार से पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से कंट्रोलर इनहेलर की नियमित उपलब्धता और इसके सही उपयोग को मरीजों के लिए अनिवार्य बताया है। डॉक्टर ने आगाह किया है कि बदलते मौसम, धूल, धुएं और विभिन्न एलर्जी से बचाव करना अस्थमा नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। समय पर इलाज और डॉक्टर की सलाह का पालन करना ही इसी बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की ये खास रिपोर्ट। तो आज की इस प्रेस वार्ता का आयोजन का जो उद्देश्य है, जैसा कि आपको पता है, हम प्रतिवर्ष, मेरे ख्याल से 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, 25 वर्ष हुए हैं कि हम लगातार प्रतिवर्ष विश्व दमा दिवस को मनाते आ रहे हैं। विश्व दमा दिवस को मनाने का औचित्य क्या है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि भारत में विश्व के सबसे अधिकतम सांस रोगी पाए जाते हैं विश्व में, जिसमें कि सांस रोगियों को आप मिक्स भी कर सकते हैं, जिनमें सीओपीडी और दमा रोग मान के चलते हैं मुख्य रूप से। इन दोनों बीमारियों में बहुत बड़ा ओवरलैप है, काफ़ी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी इनको जानने का तरीका, इनकी जो पैथोलॉजी है, जो फेफड़ों की जो संरचना में जो गिरावट आती है, क्यों आती है, इसके कारण और इसमें जो दिक्कत आती है इलाज में, वो भी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो विश्व दमा दिवस को हम प्रत्येक वर्ष के मई के महीने में प्रथम मंगलवार को मनाते हैं और इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियाँ हो सकती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस बार जो हमारी जो थीम है, जिसका उद्देश्य, जो नारा दिया गया है कि दमा रोग को पहचान तो लिया, लेकिन हम उसका इलाज अभी भी नहीं सही दे पा रहे। अगर हम लोगों ने इनहेलर्स को पहचान भी लिया है और इनहेलर ले भी रहे हैं, तो भी हम ये नहीं पता कर पा रहे कि ये इनहेलर्स वास्तव में कारगर हैं कि नहीं है। तो आज मैं संक्षेप में आपको इस दमा रोग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप प्रश्न मेरे से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। भारतवर्ष में केवल 3 से 3.5 करोड़ लोग दमा रोग से पीड़ित हैं और ये आंकड़ा बहुत छोटा है। ये आंकड़ा इसलिए छोटा है कि कई बार तो डॉक्टर भी इसको बच्चों को खासतौर से दमा रोग के बारे में बताते हुए हिचकते हैं कि दमा रोग है इस बच्चे को, तो वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उसमें आया गणना में भी नहीं आएगा। और दूसरा कि दमा रोग को आमतौर पर एक छूत की बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो हम उसको बताना भी नहीं चाहते कि हम किसी को बता दें कि दमा रोग है। तो आम जो हम कहते हैं कि 3 से 4 करोड़ है, ये कई गुना ये संख्या हो सकती है दमा रोगियों की। दमा रोग है क्या? दमा रोग मुख्य तौर से एलर्जी की बीमारी है, जिसमें मौसम परिवर्तन पर, दिन रात के परिवर्तन पर, किसी उत्तेजक पदार्थों के संपर्क में आने पर, जैसे धूल, धुआं, परागण के आने पर अचानक सांस फूलने लग जाती है, फेफड़ों में कसावट हो जाती है, जो मरीज है साए साए करने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है, रात को नींद खुल जाती है, अर्ली मॉर्निंग दौड़ नहीं पाता, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी दिक्कत आती है। तो ये मुख्यतः हम सोचते हैं कि ये बड़ों की बीमारी है, लेकिन पाया गया ये है कि ये मुख्यतः छोटे बच्चों की बीमारी होती है और ये जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है। जो दर देखी जाए बच्चों में, ये आमतौर पर 4 से 8% दर पाई गई है। विभिन्न तरह के जो शहरों में जो स्टडी हुई है, जैसे चंडीगढ़ में हुई, दिल्ली में भी हुई थी, बिहार में हुई थी, पटना में सन 67 में बहुत पुरानी एक स्टडी हुई, तो उनमें पाया गया कि ये बीमारी केवल छोटे बच्चों में ही 4 से 8% होती है। बड़ेों में भी ये पाई जाती है, लेकिन वो दर 2% से भी कम है। तो हम ये सोचते हैं कि अरे दमे की बीमारी तो ये फेफड़ों की बीमारी है, ये तो केवल बड़ों लोगों को होती है, छोटे बच्चों में तो एलर्जी होती है, निमोनिया होता है। तो जिन बच्चों में, जिनके माता पिता, जिनको ये बीमारी अगर होती है, तो क्या होता है, इनमें सांस की नलियाँ हमारी, आप देखें, ये मुख्य रूप से अंदर की सांस की नलियाँ इस समय इस टाइप की होती, बाहर से कोई सिकुड़न नहीं होती और रास्ता भी काफ़ी चौड़ा होता है। लेकिन जब ये संपर्क में आते हैं किसी हम इस एलर्जन के, तो बाहर से देखिए आप सिकुड़ गई मांसपेशी एकदम सांस की नली को सिकोड़ लेंगी, और न केवल सिकुड़न हो जाती है, इनमें लालपन आ जाता है। आप इससे कंपैरिजन करें कि ये जो बीमारी है, इनमें सूजन और रास्ता काफ़ी संकरा हो गया है और इसमें रास्ता काफ़ी चौड़ा है।
तो ये अचानक हो जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल आराम से सोया और रात में रात खुली या अटैक किया। आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा। कुछ वर्ष पहले यहाँ स्कूल में भी एक बच्चे की डेथ हुई थी कि वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाया। तो ये इतना समय नहीं देता कई बार कि यह बीमारी हमें इलाज भी दे। तो इसलिए गंभीर चीज़ है कि हम इसको समझें कि भाई ये ऐसा नहीं कि मौसम परिवर्तन पे होती है। ये कई बार धीमे 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 रहती पूरे वर्ष है, लेकिन अचानक मौसम परिवर्तन, जैसे थ्रेशिंग का सीजन चल रहा था या कोई संपर्क में आए तो अचानक बढ़ जाती है और अटैक आ जाता है, जिसको दमी का अटैक। तो आपको स्पष्ट है कि बच्चों में अधिक होती है, उनके फेफड़े मुलायम होते हैं, पूरी तरह डेवलप नहीं होते और ये 14 वर्ष तक डेवलप पूरी तरह से हो जाते हैं। तो आमतौर पर सभी लोग कह देते हैं कि चिकित्सक भी कह देते हैं 14 वर्ष में अपने आप ही चली जाएगी, मौसमी एलर्जी है, निमोनिया होता है, चला जाएगा। लेकिन वो 14 वर्ष उस बच्चे के, उसके मानसिक विकास के, शारीरिक विकास का समय है। 14 वर्ष ही वो समय है जिसमें कि बच्चा बढ़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा, एक्सरसाइज करेगा, डांस करेगा। तो वो वर्ष ना खराब चले जाए तो हमें उनको पकड़ना, ऐसे मरीजों को कि दमा रोग बताना ये बहुत जरूरी है। यही लक्षण बड़ों में भी चले जाते हैं। करीब करीब 70 से 80% बच्चे 14 वर्ष की उम्र तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 15 से 20% ऐसे रह जाते हैं जो यह बीमारी पूरे जिंदगी उनको परेशान कर सकती है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत उदाहरण है। मेरे खुद के पास कई ऐसे मरीज हैं जिन्होंने बचपन से इलाज लिया और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं मात्र केवल एक इन्हेलर लेने से। आपको कई सेलिब्रिटीज अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी है कि उनको दमा है। जैसे अमिताभ बच्चन ने अपने कहा कि मुझे दमा है, वो बिल्कुल फिट है। प्रियंका चोपड़ा ने डिक्लेयर किया कि मुझे दमा है, वो बिल्कुल फिट है। हमारे एथलीट रही है पीटी उषा, उन्होंने दमा डिक्लेयर किया। तो ये सब लोगों ने जीवन में वो अचीव किया जो एक आम आदमी भी नहीं कर पाता, जो स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर पाता। तो उनको हमको उनको उदाहरण हमारे सामने रखना है कि अगर हम इलाज लेंगे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो ये बात रही कि ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, और ये मौसम परिवर्तन से होता है। सांस, खांसी, बलगम, वीजिंग साउंड्स, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ लक्षण व्यक्ति में आने लग जाते हैं जिनको कि हम इग्नोर करते हैं, केवल एलर्जी मान लेते हैं। होता तो एलर्जी है, जैसे कि नाक की छींक आना, नाक बहना, नाक ब्लॉक होना, अर्ली मॉर्निंग होना, सुबह उठती होना, किसी के संपर्क में आना। तो हम इसको बहुत हल्की चीज मान लेते हैं और सोचते हैं ये तो एलर्जी है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नाक की खाल अंदर से, साइनस की खाल और लंग्स के अंदर की एयरवेज की जो त्वचा होती है वो एक ही एपिथेलियम है। तो जैसे यहाँ से एलर्जी शुरू हुई, यह बटन यहाँ पे दबा और लाइट वहां जली, ऐसे ही मानिए एलर्जी यहाँ पे शुरू हुई और उसने अटैक साइनस से लेकर लंग्स तक शुरू कर दिया। ये कुछ वर्ष तक नाक और साइनस तक रहता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद ये फेफड़ों में चला जाए, दमे के रूप में परिवर्तित होता है। तो हमें नाक की एलर्जी के लक्षणों को भी पहचानना है। छींक आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, आंखें लाल हो जाना, खराश होना, गले में सिर में दर्द, साइनस से नाक पीछे गले में टपकना, ये लक्षण साइनस के होते हैं। तो अगर इनको हम पहचानेंगे, इनको नाक के इलाज को लेंगे तो ये बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा, जिनको ये दोनों बीमारी होती है, दमा और साइनस और एलर्जी नाक की, अगर उसको केवल इन्हेलर देंगे तो पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि आपने एलर्जी तो कंट्रोल यहाँ से करी नहीं। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए आज हमारे पास बहुत अच्छे स्प्रेज आते हैं, इन्हेलर्स जिनको बोलते हैं, नेजल स्प्रे, जो लोकली एक्ट करते हैं, तो खून में नहीं जाते। जो हम दवाइयाँ एंटी एलर्जी खाते हैं उनसे भी नींद आती है, ड्राउजीनेस होती है, खुश्कपन आता है, हमें कॉन्स्टिपेशन होता है और हम दिन भर सोते रहते हैं, खासतौर से बच्चे को। तो इन एलर्जिक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती अगर उन स्प्रेज को हम लगातार लेते हैं। तो हमारे पास नाक की एलर्जी को पहचानना है। जिनको एसिडिटी होती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि दमा जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा, उनमें गैस, जिसको लोग या एसिडिटी बोलते हैं, वो उसको कंट्रोल में नहीं किया तो यह बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं हो सकती। तो उसको भी हमें पकड़ना है कि ये जिनको गैस या एसिडिटी रहती है उनको भी हमें पकड़ना है कि वो बीमारी एसिडिटी ना रहे। तो खान पान का परहेज, दवाइयाँ, एक्सरसाइज, ये सब करना होगा। प्रेस वार्ता का आयोजन क्या है, इसका मोटिव है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज विश्व दमा दिवस पर हमारा आग्रह है मरीजों से कि वे चिंता ना करें इस रोग के बारे में। यह बीमारी एलर्जी से संबंधित होती है, जिसमें कि मौसम परिवर्तन पर सांस फूलना, छाती में कसावट होना, खांसी आना, सींची जैसी आवाजें आना, दौड़ने पर, भागने पर, एक्सरसाइज करने पर सांस फूलना। तो अगर हम इस दमे के रोगी को पहचान लेते हैं,
दमा रोग को पहचानने के भी तरीके बहुत आसान है। मात्र एक फूंक मारने से, स्पायरोमीटर के अंदर एक मात्र फूंक मारने से हम पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी दमा रोग है और किस श्रेणी में आती है, हल्की है, बीच की है, ज्यादा है। और इसके बारे में अगर हम अपने चिकित्सक से पूछते हैं तो वो आपको इनहेलर्स बताएंगे। तो हमारे पास दो तरह के इनहेलर्स उपलब्ध होते हैं, एक तत्काल आराम करने वाला रिलीवर इनहेलर और दूसरा इस रोकथाम वाला या कंट्रोलर इनहेलर। तो आज जो हमारा उद्देश्य है और जो थीम है इस वर्ष की विश्व दमा दिवस पर, हमारी जो थीम है ये है कि हम सही इनहेलर को दें। सही इनहेलर कंट्रोलर इनहेलर होता है, जिसको स्टेरॉइड इनहेलर भी बोलते हैं। अगर हम इस इनहेलर को लेंगे तो ये रोग पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा और हम इस घातक बीमारी से, इस दमा रोग की बीमारी से पूर्ण विजय प्राप्त कर पाएंगे। आपको अच्छा व्यायाम, अच्छा खान पान, धूम्रपान, धुआं, इन सब से थोड़ा सा बचना पड़ेगा। हम पॉल्यूशन से बचना पड़ेगा। हमें योगा प्राणायाम के माध्यम से हम अपने को, इस शरीर को, दमा रोग को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मेरा इस आग्रह है सभी से कि जितने भी दमा रोगी हैं वे सचेत हों, अपने चिकित्सक को दिखाएं, पीएफटी कराएं, इनहेलर्स को लें, कंट्रोलर इनहेलर को लें। जब तक चिकित्सक मना ना करे, इनहेलर को नहीं छोड़ना है। और दमे के जो अटैक के लक्षण हैं उनको भी पहचानना है। अगर हम उनको सबको पहचानेंगे और सही वक्त पर सही दवाइयां लेंगे तो हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, एक्सरसाइज, वो पूर्ण अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है।